ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोटों को साधने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। पुनिया दौरे पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही अजय उरांव सचिव बनाकर नए समीकरण के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का बड़ा वोट बैंक माने जा रहे ओबीसी वर्ग को बांधे रखने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते कमलेश्वर पटेल को सचिव बनाया गया है। तो नए समीकरणों के साथ कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है, लगातार हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अलग अलग जिम्मेदारी को बांटा गया है, पुनिया की अगर बात करें, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, बाहरी किसी की जरूरत नहीं है और साथ ही सीएम के लिए किसी चेहरे को भी सामने लाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए नाज़रीन, जिस प्रकार से पीएल पुनिया का प्रभारी के तौर पर यहाँ पर नियुक्ति, उसके बाद कमिश्नर पटेल और उरांव को यहाँ पर प्रभारी सचिव के रूप में करना, कहीं ना कहीं तमाम जो जाति और वर्ग का समीकरण है उस पर अब कांग्रेस जो है वो खरी उतरना चाह रही है, क्योंकि तमाम दलों के, तमाम समाज के लोगों को समन्वय करके आने वाले चुनाव में जो है वो जीत का परचम लहराना चाह रही है। 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब पूरी तरीके से रणनीति बनाकर तमाम समाज, तमाम धर्म और तमाम वर्ग के लोगों को के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लगी हुई। इसी की वजह से पीएल पुनिया और पटेल को यहां पर प्रभारी के रूप में भेजा गया। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में आदिवासी समाज से विधायकों को राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। कहीं ना कहीं ये पूरी जो प्रक्रिया है कांग्रेस आने वाले चुनाव के चलते और मिशन 2018 को कामयाब बनाने में लगी हुई है। अगर नदीम बात की जाए, 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है प्रदेश सरकार को, बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज है। कुछ ऐसी चुनौतियां सामने बीजेपी की भी हैं जिनसे निपटना जरूरी है और शायद इसी के चलते लगातार बैठकों का दौर हो रहा है, वहां भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं अगले चुनाव में, जातिगत त्रिकोण के आधार पर भाजपा को कांग्रेस कितनी चुनौती दे सकती है? देखिए, जातिगत समीकरण की बात करें तो अभी हाल ही में अगर आदिवासी सीट की बात करें तो 10 से अधिक सीट कांग्रेस के पास है और भी बहुत सारी ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पक्ष में है। कहीं ना कहीं इन तमाम पक्षों को साधने में और जो कांग्रेस की मजबूत सीट है उसको साधने में भाजपा लगी हुई है। इसी वजह से अब कांग्रेस और भाजपा लगातार तमाम समन्वय समिति की बैठक और छोटी मोटी बैठकें करते रहते हैं और बैठकों के दौर से आगामी मिशन को साधने में लगे हुए। यही वजह है कि तमाम पार्टियां, क्योंकि आने वाले समय में त्रिकोणीय समीकरण जो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और भाजपा के लिए भी, जोगी कांग्रेस जो चुनौती बनकर खड़ी है, अब उस चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस और भाजपा मैदान पर है। जो कभी ग्राउंड स्तर पर नहीं जाते थे, आज वो बूथ से लेकर के यूथ तक की बात कर रहे हैं नाज़रीन। तो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में जो जातिकरण समीकरण है उस चुनाव, अजीत जोगी को कांग्रेस अपने लिए चुनौती नहीं मानती है। उनका अब साफ भी हो गया है पुनिया के बयान के बाद कि जोगी की वापसी नहीं होगी कांग्रेस में। जोगी खुद भी कांग्रेस में वापसी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों ही अलग अलग पार्टियां कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं, क्योंकि मामला सीधे सीधे आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा हालात पर, जो काबिज है सत्ता पर वो पार्टी और जो कांग्रेस विपक्ष में होने के बाद आदिवासी समाज के हित की बात करती हुई नजर आती है। बस्तर या सरगुजा की बात करें, दोनों ही जगह पर उनकी स्थितियों पर आदिवासी समाज को लेकर कितना चिंतन हो रहा है? देखिए, अगर जहां तक कि सरकार की बात करें तो अभी भी आदिवासी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं नाज़रीन जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लगातार आदिवासियों का शोषण हो रहा है, कभी नक्सली बताकर मार दिया जाता है। इस तरह से सत्ता पक्ष में सत्ता में रहते हुए भाजपा के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं, वहीं विपक्ष की जो भूमिका है इस पूरे मामले में कमजोर साबित हो रही है। लगातार विपक्ष की भूमिका में भी सवाल हुए, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे तो पकड़ती है मगर उसको अंजाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं विफल हुए। इसी का कारण है कि अब उन्हें आदिवासी क्षेत्रों पे उतर करके आदिवासी वोट को साधने की लगातार तमाम पार्टियां, चाहे जनता कांग्रेस हो या भाजपा, वो उन वोट को साधने में लगी हुई है। यही कारण है कि आज आदिवासी समाज को प्रमुखता से जगह देते हुए राष्ट्रीय प्रदेश में एक स्थान देने के साथ ही साथ उस वोट को साधने में लगी हुई है। रोकूंगी आपको कुछ वक्त के लिए। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका महेंद्र जी। बताएं। महेंद्र जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पुनिया साहब का दौरा हुआ है, उन्होंने जरूरत नहीं यहाँ पर महसूस की। उनका कहना है प्रदेश के जो नेता हैं वो काफी मजबूत हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे पद चिन्हों पर चल रही है कांग्रेस। क्या कुछ कहेंगे? इनके पद चिन्हों पर चल रही है? बीजेपी के पद चिन्हों पर कांग्रेस चल रही है। जिस तरीके से गिरौदपुरी धाम का यहाँ पर जाने का दौरा तय हुआ है, उसे देखते हुए शायद ये बात कही जा रही है।
कभी गिरोधपुरी, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता जीवन भर में गए थे? पहली बार गिरोधपुरी गए थे, वैसे भी अमित शाह जी गिरोधपुरी राजनीति करने के लिए गए थे। पुनिया जी उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज के व्यक्ति हैं, यहाँ पर आए हैं, गुरु गद्दी दर्शन करना उनकी जिम्मेदारी है, वो उस दृष्टिकोण से जा रहे हैं। उस पर बीजेपी के पीछे चलने की क्या बात है? कांग्रेस अपनी विचारधारा से चलती है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कांग्रेस कभी चली नहीं है। हमारी विचारधारा महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, उनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, उस विचारधारा से चलते हैं वो। एक हम लोग किसी के पीछे नहीं चलते। 129 वर्ष हो गए हमारी पार्टी को। महेश जी, क्या कुछ परिवर्तन आपको लगता है कि अब दिखाई देगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में? जिस तरीके से पुनिया साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मजबूत स्थिति में बता रहे हैं, आने वाले चुनावों में जीत की भी बात कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकाल को देख लिया और अब तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पहचान लिया है। उनकी वादा खिलाफी को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके काम करने के तरीकों को जनता ने देख लिया है। अब कांग्रेस पार्टी की ओर जनता की निगाहें लग गई हैं। कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा जताने की तैयारी जनता ने कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी। जिस तरीके से नई चुनौती देते हुए अजीत जोगी नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि मौजूदा पार्टी अगर पक्ष की बात करे, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की बात करे, किसी पर विश्वास नहीं है जनता का और इसीलिए अब एक नई पार्टी बनाकर वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कितना चुनौती मानते हैं अजीत जोगी का नई पार्टी बनाकर इस तरह की बात करना कि आने वाले वक्त में जो जनता है वो उन पर भरोसा दिखाएगी? देखिए, जिस प्रकार उनका सर्टिफिकेट फर्जी है, उसी प्रकार उनकी सब बातें भी फर्जी है। पहले वो अपने सर्टिफिकेट को ये सही साबित कर ले, जनता के बीच में असली आदिवासी होने का दम भरते हैं, तो पहले वो इस बात को तय कर ले कि आदिवासी है कि नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता उनको अच्छी तरह से जान चुकी है। अब उसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरह से वो फर्जी सर्टिफिकेट के सारे फर्जी है, उसी प्रकार उनकी सब बातें भी फर्जी है। लेकिन अगर बात की जाए सर, यहाँ पर बीजेपी आने वाले चुनावों में अपनी जीत का दम भर रही है। उनका कहना है कि पिछले वक्त में बेहतर काम किए गए हैं, जनता के हित के काम किए गए हैं और उन्हीं कामों के दम पर, विकास कार्यों के दम पर अगली बार भी जो जीत का सहरा है वो बीजेपी के सिर पर बंधेगा। के चुनाव उसमें कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। यदि भारतीय जनता पार्टी के तीसरा कार्यकाल अच्छा होता तो कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलती। और अब तो जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग जो है, जो सत्ता लोलुप बैठे हुए सत्ता में, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उन पर भरोसा कोई नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में जनता ने तय कर लिया है और किसी भी रूप में आपसे जानना चाहेंगे महेश साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम आरोप हैं, तैयारी कांग्रेस की बहुत बेहतर है, क्या अब कुछ ऐसा भी यहां पर तय किया जा रहा है कि जितने आरोप लगाए गए हैं उन सबको लेकर जनता के बीच जाया जाए, सदन के अंदर भी इन सारे मुद्दों को लेकर सवाल पूछा जाए ताकि सरकार कहीं ना कहीं बाध्य हो उन सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया नाजिश जी। कांग्रेस ने लगातार सभी मुद्दों को उठाया है। अभी हमने जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कमीशन की बात की थी, उसके लिए 10,000 सभाएं करने की बात की थी, वो लगातार हमारी सभाएं चल रही हैं और 1 आध माह के अंदर हमारी पूरी सभाएं भी समाप्त हो जाएंगी। हर उनके भ्रष्टाचार और उनके कुशासन को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे हैं और जो आने वाला विधानसभा का सत्र है उसमें भी कांग्रेस पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत से इस बात को उठाएगी कि नहीं जी, बार बार ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस से जब सवाल पूछती है सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन क्या अब इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस सवालों के जवाब ले पाने में कामयाब होगी या फिर वॉकआउट की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी? देखिए, जब सवाल का जवाब देने में सरकार विफल हो जाती है तो इस तरीके के वातावरण को तैयार करती है। कांग्रेस सदन में भी अपनी आवाज को बुलंद करेगी और सड़क पर भी करेगी। हम हमेशा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश सरकार को करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने जो जो गलतियां की हैं उसको उजागर करते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम लोग लगातार उजागर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक हैं, स्वागत है आपका जी। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बीएल पुनिया उन्होंने प्रभार ले लिया है, कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है और आने वाले वक्त में जनता जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े होने वाली है, तो क्या ये माना जाए कि अब तक जो आरोप लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं आम जनता तक योजनाओं का जो सीधा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो निश्चित रूप से मैं कहीं पर भी अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो आदमी जिनमें भी सपना देखना प्रारंभ कर देता है।
और ये तो दिन में सपने देखने वाली बात है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 13 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास कार्य किया है और उसके कारण निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि चौथी बार भी डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं को निरंतर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर निरंतर पहुंच रहे थे विधायक, तो जब लोक सुराज के दौरान सीएम खुद दौरे पर थे तब इतनी शिकायतें क्यों सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि करीब आधे से ज्यादा चेहरों को आने वाले चुनाव में बदल दिया जाएगा? नहीं, वो तो एक सतत प्रक्रिया है, वो एक सतत प्रक्रिया है। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिनका कोई मान लो कोई कारण बने और कुछ हो, बहुत सारी बातें रहती है। रामचंद्र जी, तो क्या ये माना जाए कि आधे से ज्यादा विधायक जो थे वो अपना काम बेहतर नहीं कर रहे थे? जनप्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से जनता की चिंता नहीं की, इसी वजह से सीएम ने इस तरह का फैसला लिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो क्या आप प्रकाश डालेंगे इस बात पे कि आखिर किस वजह से ये बात तय हुई कि आने वाले चुनावों में चेहरे बदले जाएंगे? चलिए, रामचंद्र जी शायद इस बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। महेंद्र जी, क्या लगता है, आपने सुना जीत के दावे की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी मजबूती से बार बार वो बात दोहरा रही है, लेकिन कांग्रेस मौजूदा हालातों को देखते हुए किन मुद्दों की तरफ ज्यादा फोकस करने में जुटी है ताकि फायदा भी मिले और जनता को भी लाभ पहुंचे? कांग्रेस उन मुद्दों को फोकस करने में जुटी हुई है जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने प्रदेश के बैठक में इस बात को कहा है कि यदि किसानों का समर्थन मूल्य और बोनस नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा। इस बात को हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग उस बात को फोकस करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री ने लगातार भ्रष्टाचार किया है। नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला हुआ है, अगस्ता रेस्टोरेंट का मामला है, राशन कार्ड का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मामले अब देखना होगा कि कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ इन सारे मामलों को लेकर कैसे जनता के बीच जाती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नदीम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पुनिया की नियुक्ति को लेकर माना जा रहा है कि पार्टी में चल रहे विवादों को खत्म करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे भी पुनिया के आने से कांग्रेस के कई वो नेता जो हरिप्रसाद से दूरियां बना चुके थे अब सक्रिय हो सकते हैं। जोगी के पुराने करीबी नेता भी इसमें शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को साधने और असंतुष्ट खेमे के बीच तालमेल बिठाने में यह कदम महत्वपूर्ण होगा। अब संतुलन बनाने की दृष्टि से पुनिया का यहां आना महत्वपूर्ण साबित होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।